देखिए दोस्तों, जो संभल की घटना हुई है उत्तर प्रदेश में, मस्जिद का सर्वे का आदेश जिस मजिस्ट्रेट साहब ने दिया, रेवेन्यू ऑफिसर कमिश्नर साहब ने दिया, उनने बिना सामने वाली पार्टी को सुने एक तरफा आदेश कर दे दिया और उसके बाद सर्वे स्टार्ट हुआ और उस सर्वे के दौरान हिंसा हुई। हिंसा में 5 मासूमों की जान चली गई। आज तकरीबन 10 से 15 दिन बीत चुके हैं। प्रशासन टोटल फेलियर हो चुका है। बुलडोजर गवर्नमेंट कही जाने वाली यूपी सरकार पे सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि बुलडोजर के द्वारा अतिक्रमण को नहीं हटाया जाएगा, प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। उसके बाद भी बुलडोजर का मिसयूज होने जा रहा है यूपी में, ऐसा बताया जा रहा है संभल में। अब देखिए, विपक्षी नेता राहुल गांधी जी और जितने भी नेता हैं विपक्ष इंडिया गठबंधन के, वो संभल जाना चाह रहे हैं। घटना के आज 10 से 12 दिन हो गए हैं और वहां पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते हैं, पर अभी तक प्रशासन ने उनको जाने नहीं दिया है, अनुमति नहीं दी है। ये किस तरीके का कानून चल रहा है? लोकतंत्र में हर इंसान को कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, कुछ भी कहने की स्वतंत्रता है, अपने राइट्स को बताने की स्वतंत्रता है। और देखिए, 5 नौजवान जो मारे गए हैं, उनकी परिवारों से मिलने नहीं देना जाती जो मोदी सरकार है और जो योगी सरकार है विपक्षी नेताओं को। ऐसा क्यों है? क्या मोटिव है? देखिए, हम शुरू से चलेंगे तो हम देखेंगे संभल की जो घटना हुई है, उस घटना में जो पिटीशन दायर की गई, एक ही दिन में उसमें ऑर्डर किए गए, बिना सुने सामने वाली पार्टी को, बिना नोटिस दिए हुए, बिना उसका पक्ष सुने दे दिया, आदेश दे दिया गया। उसी दिन 3 घंटे के अंदर वहां पे सर्वे कर दिया गया। सर्वे में दौरान डीएम और एसपी वहां मौजूद थे। ऐसी कौन सी चीज हुई जिससे उपद्रव हो गया, पत्थरबाजी हुई और एसडीएम के कहने पे पुलिस ने गोलीबारी करी, उसमें 5 मासूमों की जान चली गई। अभी तक कोई मुआवजा राशि, कुछ हेल्प जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देना चाहिए, वो नहीं दिया। माइनॉरिटी की हम बात करते हैं, माइनॉरिटी को हमको संरक्षित करना है। माइनॉरिटी वो भी एक देश का नागरिक है। कहना हम सब नागरिक हैं, नागरिकता हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान के नागरिक हैं, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो। और आज जो हम देख रहे हैं बांग्लादेश में हमारे अल्पसंख्यक भाइयों पे जो हमले हो रहे हैं, इसको भी मैं कंडेम करता हूं। और वहां की जो यूनिट सरकार है, ये उसके लिए फेलियर है और उसको तुरंत ये रोकना चाहिए और तुरंत सुरक्षित करना चाहिए अल्पसंख्यकों को। अब आते हैं संभल की वापस जो घटना है उसको डिस्कस करने के लिए। देखिए, पूरी मशीनरी इंडिपेंडेंट काम करती है, जुडिशरी अलग इंडिपेंडेंट काम करती है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका अलग काम करती है और लेजिस्लेचर जहां कानून बनाए जाते हैं संसद विधानसभा में, वो अलग काम करती है। पर ये सरकार में, मोदी सरकार में आप देखेंगे संवैधानिक संस्थाएं आज बहुत दबी हुई महसूस करती हैं। ईडी, सीबीआई, अब तो पुलिस भी बिना सोचे समझे एफआईआर लॉन्च करती है। क्या उसके पास प्रोसिक्यूशन केस बनाती है? किस तरीके से वो उस चीजों को हैंडल करती है? बेगुनाहों को जेल में डाल देती है। और आज जो संभल में हुआ, 5 नौजवान मारे गए, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? अभी तक कोई एसआईटी बनाई नहीं गई, कोई जांच के लिए आदेश दिए नहीं गए, मुआवजा राशि दी नहीं गई। देखिए, जो प्रदेश सरकार होती है वो सुरक्षा की गारंटी लेती है हर नागरिक की। वही गारंटी के अगेंस्ट में आप उन पे गोलियां चलाएं और उनकी हत्या हो जाए। हत्या मान लीजिए डिफेंस में हुई है या डिफेंस में गोली पुलिस की तरफ से चली है, तो उसकी न्यायिक जांच क्यों नहीं कराई जा रही और वहां के डीएम और एसपी का ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा रहा है? और 15 दिन बाद भी आज आप वहां किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमको फंडामेंटल राइट ये बोलता है कि कोई भी कहीं भी जा सकता है। और आप धारा 144 की बात करते हैं। धारा 144 में क्या ऐसी अप्रिय घटना हो रही है जिससे आपने शहर में पूरा नाकेबंदी कर दी है और लोगों को आने जाने नहीं दिया रहा? पीड़ित परिवार आज परेशान है, उनके बच्चे मारे गए हैं। और ऐसी पिटीशन जो एक धर्म प्रायोजित पिटीशंस होती हैं, जिससे एक नौजवान को, एक भारतीय नागरिक को कोई लेना देना नहीं है, उसको रोजगार से लेना देना है, उसको नौकरी से रोजगार लेना देना है, उसके घर से लेना देना है, उसको शिक्षा चिकित्सा से लेना देना है। पर धर्म के सांचे में सबको पिघोर के देश का माइंड डाइवर्ट करके ये क्या बताना चाहते हैं, ऐसी पिटीशन दायर करके ये क्या बताना चाहते हैं, ये तो हम लोगों को समझ में नहीं आता। क्योंकि वर्शिप एक्ट 1951 का ये बोलता है कि 14 अगस्त 1947
15 अगस्त 1947 के बाद, जो आज़ादी के बाद जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है उसकी दशा स्थिति बनी रहेगी। तो ऐसा क्यों बार बार धार्मिक स्थलों को, कोई भी धार्मिक स्थल हो, उस पर एक याचिका लगाई जाती है और उसको सुना जाता है? मुझे लगता है ये याचिकाएं ना लगाई जाए, याचिका पे सुना जाए हिंदुस्तान के नागरिकों को, हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों की परेशानियों को। आज जो डिस्पैरिटी हो रही है, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, इस बात पे एक संज्ञान सो मोटो क्यों नहीं लेती सुप्रीम कोर्ट, और क्यों नहीं सरकार इस पे एक्शन लेती है? ऐसी पॉलिसीज क्यों बनाई जा रही हैं, ऐसी पॉलिसीज क्यों नहीं बनाई जा रही जिससे डिस्पैरिटी कम हो, मध्यम वर्ग परिवार ऊपर जाए और गरीब, अति गरीब जो है गरीब की रेखा से ऊपर आ जाए? पर ऐसा सोचना नहीं है। सरकारों को सत्ता में बने रहने के लिए एक धर्म की चटनी चटाई जाती है, और उसी धर्म की चटनी को हम लोग सब चाट के आज सही गलत का फैसला नहीं ले पाते। हम सब शिक्षित हैं, 90% हिंदुस्तान की जनता शिक्षित है, रूरल या अर्बन दोनों मिला ले। उसके बाद हमारी समझने की शक्ति है, हमको साइंटिफिक चीजें समझ में आती हैं। तो ये चीज क्यों नहीं समझ में आ रही कि इससे हमको नुकसान होना है? हम अपने देश का नुकसान नहीं होने देंगे। हमारे मुद्दे सिर्फ रोजगार के हैं, एक संपन्न जीवन के हैं, एक खुशहाली के जीवन के हैं, और भारत को उन्नति और प्रगति में ले जाने के लिए सरकार को ये सोचना चाहिए, और सभी सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेके ये एक आदेश पारित करना चाहिए कि ऐसी कोई याचिका अब भविष्य में ना स्वीकार की जाए किसी भी लोअर और किसी भी रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा, क्योंकि इससे डिस्प्यूट पैदा होता है, वायलेंस होता है, और ये वायलेंस में काफी लोगों की जान जाती है, और एक मोमेंटम चेंज हो जाता है, देश विकास की तरफ जाते हुए उल्टा हो जाता है। हमारे सामने बेस्ट एग्जाम्पल आज बांग्लादेश का है। तो हमारा हिंदुस्तान एक संपन्न, सुदृढ़ और बहुत मजबूती से आगे बढ़ने वाला हिंदुस्तान है। इसमें हर जाति धर्म का आदमी अपना कंट्रीब्यूशन देता है और हिम्मत ईमानदारी से आगे बढ़ता है, और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए पूरी सहयोग करता है और पूरा डेडिकेशन, ऑनेस्टी से कार्य करता है। तो मेरा ये कहना है, मेरे वीडियो को देखिए, मैं और अभी आगे वीडियो बनाऊंगा। लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।